मैं समय हूं। मैं आज आपके सामने बीजेपी की अनसुनी कहानी लेकर आया हूं, जिसमें सारथी भी है और महारथी भी। मैं आपको बीजेपी के गुजराती ब्रदर्स की विजय गाथा सुनाऊंगा, जिसकी सुपरहिट जोड़ी ने 2014 में भारत में नया इतिहास लिखा है। मैं आपको वोटों के उस शहंशाह की कहानी सुनाऊंगा, जिसने अपने चुनावी कमांडर के आदेश पर बीजेपी की झोली सीटों से भर दी। मैं आपको बीजेपी के उस चाणक्य की कहानी सुनाऊंगा, जिसने तब तक चैन की सांस नहीं ली जब तक उनके चंद्रगुप्त को हिंदुस्तान की गद्दी नहीं मिल गई। अब उसी चाणक्य को भारतीय जनता पार्टी की कमान मिलने वाली है। अपने अमित शाह के लिए, अपने चाणक्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तोहफा है। ये अमित शाह को मिशन 2014 की शानदार कामयाबी का इनाम है। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ में और श्रीमान मोदी जी की तरफ में ये जनता का फैसला है। अब सारथी बने महारथी। अब आप इन दोनों की जोड़ी को, जो कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, इसको अर्जुन की या भगवान कृष्ण की जोड़ी बोलिए, चाणक्य या चंद्रगुप्त की जोड़ी बोलिए, गुज्जू भाइयों की जोड़ी बोलिए, या आम भाषा में जय और वीरू की जोड़ी बोलिए, लेकिन ये जोड़ी अब बीजेपी की नई खेवनहार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी पीएम बन चुके और अमित शाह का पार्टी अध्यक्ष बनना लगभग तय हो चुका है। मोदी के पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने और संघ के नेताओं ने भी अमित शाह के नाम पर बीजेपी के अध्यक्ष के पद के लिए मोहर लगा दी है। अब बस औपचारिक तौर पर इंतजार है तो ऐलान होने का, जो कि 28 जून को बताया जा रहा है कि औपचारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा। 2014 के चुनावों में मोदी के विजय रथ के सारथी की भूमिका निभाने वाले अमित शाह अब खुद बीजेपी के महारथी बन चुके हैं, यानी शाह अब शहंशाह बन रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी मुझे जो भूमिका देगी, जो काम देगी, इसको मैं अच्छे तरीके से मेरी शक्ति के अनुरूप करने का प्रयास करता हूं हमेशा। खुद को बीजेपी का सिर्फ एक कार्यकर्ता बताने वाला मोदी का ये सारथी अब देश की सबसे बड़ी और सत्ताधारी पार्टी का महारथी बनने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह के नाम पर मुहर लग चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अमित शाह का नाम फाइनल कर दिया। संघ पहले ही शाह के नाम पर अपनी हरी झंडी दे चुका है। दरअसल मोदी सरकार में राजनाथ सिंह के गृह मंत्री बनने के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर 3 नामों की चर्चा चल रही थी। इसमें पहला नाम अमित शाह का था, जो पार्टी में महासचिव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। दूसरा नाम ओम माथुर का था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में राजस्थान की नुमाइंदगी करने वाले ओम माथुर का नाम संघ को मंजूर नहीं था, जबकि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर तीसरा नाम जेपी नड्डा का था। बताया जा रहा है कि नड्डा खुद ही अध्यक्ष पद की रेस से हट गए। हालांकि संघ को अमित शाह के नाम पर भी एक ऐतराज था। सूत्रों के मुताबिक संघ प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष का एक ही राज्य गुजरात से होने के खिलाफ था, लेकिन वडोदरा लोकसभा सीट से मोदी के इस्तीफे के बाद संघ की यह आपत्ति भी खत्म हो गई और लोकसभा चुनावों में यूपी के नतीजों ने भी संघ को शाह के नाम पर मुहर लगाने पर मजबूर कर दिया। संगठन चलाने में माहिर अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी माने जाते हैं। अमित शाह जो भी है अपने मेरिट पर है, अपनी क्षमता के आधार पर है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन व्यवस्था के तहत है। वो कोई मोदी के कारण है ऐसा कहकर अमित भाई की क्षमता को, शक्ति को कम आंकना, वो अमित भाई के साथ अन्याय है। वो जो भी है किसी के कारण नहीं है, अपने बलबूते पर है, परिश्रम करने वाला उनका स्वभाव है, करते हैं। 1 साल से भी कम समय में यूपी में पार्टी में नई जान फूंकने वाले अमित शाह की इस काबिलियत के मुरीद खुद मोदी भी हैं। संगठन पर पकड़ और कार्यकर्ताओं को बांधे रखने का
अमित शाह के हुनर को देखते हुए पार्टी में भी शाह को ही संगठन की जिम्मेदारी सौंपने पर एक राय दिखी। पार्टी को इस बात का भी डर था कि कहीं सरकार बनने के बाद संगठन ही नजरअंदाज न हो जाए और आने वाले वक्त में पार्टी को नुकसान हो। उन्होंने जिस प्रकार से एक संगठन को किस प्रकार से सुचारू रूप से उसको स्वस्थ करके उत्तर प्रदेश में जो कामयाबी दी वो एक अनप्रेसिडेंटेड है। ही इज अ चाणक्य, आई वुड कॉल हिम इन ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स। अब तक गुजरात और यूपी में पार्टी को मजबूत करने में जुटे अमित शाह पर देश भर में पार्टी की पकड़ बनाने और आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में 2014 की कहानी दोहराने की चुनौती होगी। हालांकि शाह की दक्षता और काम करने के तरीके को देखकर कहा जा सकता है कि मोदी का ये सारथी बीजेपी के लिए महारथी साबित होगा। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर बीजेपी भले ही केंद्र की सत्ता में आ गई हो, लेकिन 2014 में ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां भी पार्टी इसी तरह की कामयाबी दोहराना चाहती है। लेकिन इसके लिए चाहिए पार्टी को एक कुशल नेतृत्व, और जिस तरह से अमित शाह ने यूपी में पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं, उसको देखते हुए आला कमान ने अमित शाह को ही पार्टी का कमान सौंपने का फैसला कर लिया है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। जैसे कि अभी आप मेरे रिपोर्टर रविंद्र कुमार को सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि यूपी में जो कामयाबी दिलाई उसने अमित शाह को बीजेपी का शहंशाह बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। आखिरकार क्या यही सबसे बड़ी वजह है? यही इसीलिए यह फैसला लिया गया कि अमित शाह को बीजेपी का शाह बना दिया जाए? इस रेस में शुरुआत में 3 नाम लिए जा रहे थे, बाकी दोनों नामों का क्या हुआ? उन तीनों नामों में अमित शाह कैसे आगे निकल गए? क्यों पूरा संघ परिवार और बीजेपी अमित शाह के पीछे खड़ी है? क्या नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के नाम पर एकता बनाने में पार्टी के अंदर और संघ के अंदर भूमिका निभाई है? क्या है इसकी सबसे बड़ी वजह? और यूपी में कैसे अमित शाह ने बीजेपी की किस्मत को बदला, उस पर भी एक नजर। अमित शाह यानी वोटों का शहंशाह। बीजेपी को जहां जीत की चाह, वहां अमित शाह। ये कुछ ऐसे जुमले हैं जो 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अमित शाह पर बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। मोदी ने देश भर में जान लगाई तो उनके बेहद करीबी अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की झोली में सीटों की बरसात करवाने में अहम भूमिका निभाई। बनारस में मोदी की जीत के लिए भी अमित शाह ने जी जान लगा दी थी। बीजेपी के लिए पहला मौका था जब पार्टी ने यूपी की 80 में से 71 सीटों पर खुद जीत दर्ज की और 2 सीटों पर सहयोगी पार्टी को जीत दिलाई। और ये सब कुछ हुआ अमित शाह की मेहनत और रणनीति की वजह से। चुनाव प्रचार कमेटी के कमान मिलने के 4 दिन बाद ही मोदी ने 12 जून 2013 को अमित शाह को यूपी की कमान सौंपी और महज 10 महीनों के भीतर ही शाह ने सूबे में पार्टी और कार्यकर्ताओं में ऐसी जान फूंकी कि 2009 की 10 सीटों वाली पार्टी 2014 में यूपी में 73 सांसदों वाली पार्टी बन गई। पार्टी को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अमित शाह ने कई कड़े फैसले भी लिए। पूरे उत्तर प्रदेश की रणनीति खुद तैयार की, हार जीत और जाति को ध्यान में रखकर टिकट बंटवारे पर फैसला किया। वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की जगह बनारस से मोदी को मैदान में उतारने का फैसला भी शाह का ही था, जबकि कलराज मिश्र को लखनऊ की बजाय देवरिया सीट देना भी शाह ने ही तय किया। शाह के इन फैसलों ने पार्टी में कई बड़े नेताओं को नाराज भी किया, लेकिन चुनाव के नतीजे विरोधों को खारिज करने के लिए काफी थे। अब बीजेपी अमित शाह को पार्टी की बागडोर सौंपकर आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कामयाबी की यही यूपी वाली कहानी दोहराना चाहती है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। अमित शाह ने यूपी की जब कमान संभाली तो तमाम बड़े बड़े लोगों को आश्चर्य हुआ। बहुत से बड़े बड़े लोगों को उन्होंने चुनाव के पहले उनकी सिटिंग सीट से हटा दिया, जिसमें मुरली मनोहर जोशी भी एक थे। पार्टी के अंदर विरोध हुआ, लेकिन अमित शाह अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार अमित शाह के तमाम फैसले सही भी साबित हुए। यूपी की कमान संभालने से पहले अमित शाह की सियासत गुजरात तक कैद हुआ करती थी। पिछले साल जून में अमित शाह गुजरात बीजेपी के नेता हुआ करते थे, लेकिन सूबे की सियासत में भी अमित शाह का सिक्का उसी हनक के साथ चलता था जिस हनक के साथ आज बीजेपी में उनकी तूती बोलती है। कैसा है अमित शाह का अब तक का सियासी सफर, उस पर भी अब एक नजर डालते हैं। मेरे और मोदी जी के बीच में, कार्यकर्ता और नेता के बीच में जो नाता होता है वही है, विशेष कुछ नहीं।
कार्यकर्ता अमित शाह और नेता नरेंद्र मोदी का ये रिश्ता 23 साल पुराना है। दोनों का ये रिश्ता जितना पुराना है उतनी ही गहरी हैं इसकी जड़ें। 23 साल पहले संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक ने अमित शाह को मोदी से मिलवाया। ये वो दौर था जब मोदी गुजरात में अपनी टीम बना रहे थे, पार्टी को मजबूत बनाने में जुटे थे। खुद युवा मोदी को जोश से लबरेज युवा चेहरों की तलाश थी। पहली ही मुलाकात में शाह ने मोदी को इस कदर प्रभावित किया कि वो मोदी और उनकी टीम के ही होकर रह गए। मेल मुलाकात से शुरू हुआ शाह का सियासी सफर कामयाबी के उस रास्ते पर चल निकला जहां से शाह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मॉनिटरिंग नरेंद्र मोदी दिल्ली बैठ के करते थे और ये इनकी जो इन्फॉर्मेशन थी और इनकी जो थी वो सभी अमित शाह के थ्रू नरेंद्र मोदी जी के तक पहुंचती थी, क्योंकि वो उनके बहुत करीबी और वफादार थे। ये उनकी जो लॉयल्टी है, ये लॉयल्टी की वजह से आज उनको जो भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं वो बहुत साल पहले जो भी अमित शाह ने उनके लिए अपना योगदान दिया उसके फल उनको मिल रहे हैं। मोदी के मिशन 2014 में यूपी की 80 में से 73 सीटों पर जीत दिलाकर अपनी कामयाबी का डंका बजाने वाले अमित शाह ने छात्र जीवन से लेकर अब तक के अपने सियासी सफर में छोटे बड़े दर्जनों चुनाव लड़े हैं और किसी भी चुनाव में उनकी हार नहीं हुई, बल्कि हर चुनाव के साथ उनकी जीत का अंतर बढ़ता जाता है। संगठन चलाने में माहिर अमित शाह को प्रशासन का भी अच्छा अनुभव है। मोदी जब 2002 में दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो शाह मंत्री बने और मोदी कैबिनेट में शाह सबसे युवा मंत्री। मोदी ने शाह के कंधों पर गृह मंत्रालय समेत 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी तो शाह ने भी उन्हें निराश नहीं किया। देखिए, मेरी नई जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने दी है, नरेंद्र भाई ने नहीं दी है, एक बात। और जहां तक ट्यूनिंग का सवाल है, मेरा स्वभाव है मैं जहां पर भी रहता हूं वहां ट्यूनिंग से काम करता हूं, फ्रीक्वेंसी मैचिंग से काम करता हूं और परिश्रम से काम करता हूं। गुजरात की सियासत हो या फिर दिल्ली का मिशन, हर चुनौती के साथ अमित शाह का कद बढ़ता ही चला गया और बढ़ते कद के साथ मोदी से शाह की नजदीकियां भी बढ़ती गईं। गुजरात से लेकर दिल्ली तक, वडोदरा से लेकर बनारस तक हर जगह अमित शाह मोदी के सारथी के रूप में साए की तरह खड़े दिखे। ये शाह की रणनीति ही थी कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए वडोदरा के साथ साथ वाराणसी की सीट चुनी गई। ये शाह की मेहनत और रणनीति का नतीजा है कि यूपी जैसे सूबे में हाशिए पर जा पहुंची बीजेपी को 80 में से 73 सीटों पर विजय मिली। आज की तारीख में अमित शाह बीजेपी के लिए कामयाबी की गारंटी का एक दूसरा नाम बन चुके हैं और यही वजह है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी अब शाह के हाथों में अपनी बागडोर सौंपना चाहती है। 23 साल पहले एक आम कार्यकर्ता के रूप में अपना सियासी सफर शुरू करने वाले अमित शाह अब जल्द ही पार्टी की कमान संभालने वाले हैं, लेकिन उनके सामने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत दर्ज करना और राज्यों में संगठन को मजबूत करना एक चुनौती तो है, पर मोदी लहर पर सवार होकर पार्टी का विकास करना उनके पक्ष में भी जाता है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। अपनी पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के अध्यक्ष पद तक पहुंचने का रास्ता अमित शाह के लिए इतना आसान भी नहीं रहा। 23 साल के अपने सियासी सफर में शाह ने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ तो कई बार उनके दामन पर दाग भी लगे, बहुत से विवादों ने उन पर सवाल भी खड़े किए। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब उनको गुजरात से तड़ी पार कर दिया गया था। क्या है माजरा, वो भी देखिए। सियासी सफर में कामयाबी की बुलंदियां छूने वाले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के दामन पर आरोपों के छींटे भी हैं। एक वक्त था जब अमित शाह को गुजरात से तड़ीपार भी रहना पड़ा था। 2005 में गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर किया तो सवाल उठे। आरोप लगा कि एनकाउंटर फर्जी था। सूबे के गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह भी सवालों में घिरे। सीबीआई को जांच सौंपी गई। सोहराबुद्दीन शेख के एनकाउंटर केस के कुछ ही वक्त बाद ही केस की अहम गवाह तुलसी प्रजापति की हत्या हो गई। इस बार भी आरोप पुलिस और शाह पर ही लगे। सीबीआई ने एक के बाद एक पुलिस के कई आला अधिकारियों को गिरफ्तार किया। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में अमित शाह को दोषी माना गया और उन्हें जेल तक जाना पड़ा। उन पर हत्या, अपहरण तथा जबरन बयान बदलने के लिए मजबूर करने जैसे संगीन आरोप लगे थे। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट और सीबीआई के स्पेशल कोर्ट से कई बार जमानत खारिज होने के बाद
आखिरकार 2010 में गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।